नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा की बड़ी खबर के साथ, जहां पर नरेंद्र भूषण की सोशल मीडिया पर तलाश शुरू हो गई है। नरेंद्र भूषण की तलाश सोशल मीडिया में हो रही है और कोविड-19 के नोडल ऑफिसर नरेंद्र भूषण हैं और उनकी तलाश अब सोशल मीडिया पे की जा रही है, क्योंकि नोएडा में मरीजों को ऑक्सीजन तक मिल नहीं पा रहा और नरेंद्र भूषण इस पूरे सिनेरियो में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ना जीवन रक्षक दवाओं का पता है, ना ही बेड्स का पता। नोएडा में सभी अधिकारी इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमिश्नर का कोई रोल नहीं है, फिर भी लोगों के साथ कमिश्नर खड़े नजर आ रहे हैं। सीएम के स्पेशल ऑर्डर पर नोडल ऑफिसर की भूमिका नरेंद्र भूषण को दी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोडल अफसर नरेंद्र भूषण बने हुए हैं। नरेंद्र भूषण ने गौतम बुद्ध नगर का हाल पूरी तरीके से बेहाल कर दिया है। अब स्थिति यह है कि बीजेपी हो या सपा के कार्यकर्ता, वो अब नरेंद्र भूषण की तलाश कर रहे हैं। नरेंद्र भूषण ग्रेटर नोएडा के सीईओ भी हैं, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में कहीं भी पूरे सिनेरियो में नरेंद्र भूषण साहब नजर नहीं आ रहे, जिसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया में पोस्टर जारी किया गया है उनके लापता होने की, और इसको लेकर उनकी तलाश शुरू की जा रही है। उनकी तलाश की कोशिश हो रही है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो दूसरे अधिकारी हैं अलग अलग महकमों के, उनका रोल नगण्य है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर इस वक्त नोएडा के स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी शासन की ओर से सौंपी गई है, वो अफसर इस वक्त कहीं भी नजर नहीं आ रहे। पूरे सिनेरियो में उनका कहीं भी अता पता नहीं है। ग्रेटर नोएडा के सीईओ भी हैं नरेंद्र भूषण, जिनको अब सोशल मीडिया के जरिए तलाश करने की कोशिश हो रही है। निशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। निशांत, ये एक बड़ा अजीबोगरीब स्थिति नोएडा के साथ है, नोएडा के लोगों के साथ है कि जिस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत जिस अधिकारी की थी, वो अधिकारी इस पूरे सिनेरियो में कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि नरेंद्र भूषण जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ है, जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारी कोविड-19 को लेकर बनाया गया था, और जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर 2 दिन से लगभग लगातार जो है उनकी लापता होने की जो फोटो है वो लगातार वायरल की जा रही है। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई भी नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण को ढूंढ कर लाएगा तो उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था गौतम बुद्ध नगर के अंदर खासकर लाचार दिख रही है, और जिस तरीके से तमाम तरीके से जो अस्पतालों की भी बात की जाए, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मरीजों को जो इंतजाम जो होने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चार्ज इनको जो कमान दी गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कि इनको नोडल अधिकारी बनाया गया था, और जिसके बाद अब जो आम जनता है, जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने ये फोटो वायरल कराई है और साफ तौर पर पोस्टर लगाए गए हैं, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जिसके बाद अब इनको साफ कहा गया है कि जो भी सीईओ नरेंद्र भूषण जो नोडल अधिकारी है गौतम बुद्ध नगर के, इनको अगर कोई भी ढूंढ के लाएगा तो उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और गंभीर सवाल है कि जिस तरीके से व्यवस्था। हाँ, निशांत, ये जो पोस्टर जारी किया गया है, पोस्टर वायरल हो रहा है, 1000 रुपए का इनाम है, ये तो चलिए एक सांकेतिक विरोध है इनके काम काज को लेकर, लेकिन ये शासन के लिए भी एक गंभीर विषय है। नोएडा की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो संक्रमित जिले हैं उनमें से एक है। यहाँ पर लगातार कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो नोडल अधिकारी जिनको शासन ने बनाया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अगर पूरे सिनेरियो से गायब है तो फिर काम कैसे चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपदा का समय है, जो इनको मोर्चा दिया गया है, कहीं ना कहीं ये मोर्चा से पीछे बचते नजर आ रहे हैं। व्यवस्था को देखी जाए तो गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ग्राउंड जीरो पे हैं, लगातार वो खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं, अपने अधिकारियों को, थाना क्षेत्रों को निर्देश दे रहे हैं, आम जनता को सलाह दे रहे हैं।
वहीं डीएम सुभाष एलवाईबी ग्राउंड जीरो पर है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो नोडल अधिकारी की लापरवाही देखने को तो मिली है, क्योंकि जो उनको मोर्चा दिया गया वो मोर्चा कहीं ना कहीं जो कमान उनको दी गई वो कहीं ना कहीं संभालने में साफ नजर नहीं आ रहे, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे। तो जिसको देखते हुए लोग जो है विरोध कर रहे हैं और ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का समय है और गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए बीते कल का दिन का भी देखा जाए तो 11 लोगों की मौत हुई है। जो सरकारी आंकड़ों में देखा जाए 11 लोगों की मौत है, लेकिन जिस तरीके से सेक्टर 94 के अंतिम संस्कार में देखा जाए तो लगभग पीछे 2 दिन पहले 99 लोगों को अंतिम संस्कार, 2 दिन के अंदर 99 लोगों को सब अंतिम किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकारी चलिए बात नोएडा के लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि ये एक जंग का वक्त है, हम एक वायरस से एक जंग लड़ रहे हैं, जंग की स्थिति इस वक्त है और शासन की ओर से इस जंग में जिसको सेनापति बनाया गया है वो सेनापति ही गायब है। आप कल्पना कीजिए कि जब आप जंग में जाते हैं और सेनापति अगर गायब हो जाए या सेनापति ही कहीं नजर ना आए तो सेना पर उसका मनोबल कैसा रहेगा। तो ये स्थिति नोएडा की है। चलिए बढ़ते आगे, बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस ने तांडव मचा कर रखा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 37,238 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 199 लोगों की मौत भी कोरोना से हो गई है। यूपी में पहली बार एक दिन में 199 लोगों की मौत भी रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है राजधानी लखनऊ, यहां पर एक दिन में 5,682 नए संक्रमण के केस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 7,165 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 7,165 अगर स्वस्थ हो गए हैं तो 5,600 से अधिक यानी तकरीबन 5700 के करीब पॉजिटिव मामले भी सामने आए हैं। यानी ये जो स्थिति है राजधानी लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कि जितने लोग रिकवर हो रहे हैं उतने ही उससे ज़्यादा लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। जब तक ये रेशियो कम नहीं होगा, रिकवरी रेट जब तक ज़्यादा नहीं होगी, संक्रमण का रेट जब तक कम नहीं होगा, तब तक स्थिति को बेहतर नहीं माना जा सकता है। तो नोएडा में पिछले 24 घंटों की बात करें तो तकरीबन 37,000 के करीब संक्रमण के मामले सामने आए। 37,238 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और पहली बार एक दिन में संक्रमण के कारण 199 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। तो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लगातार कोरोना के संक्रमण को कम करने की कोशिश की जा रही है। आज से सोमवार आज रात को 8 बजे से जो लॉकडाउन लगेगा, नाइट कर्फ्यू, उसके बाद फिर लॉकडाउन 2 दिनों का, ये सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान स्थिति ये बनी हुई है कि संक्रमण का जो दर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ सबसे ज़्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश में जिला है। 5,500 से ज़्यादा तकरीबन 5700 नए संक्रमण के केस लखनऊ में पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं। लखनऊ में 5,682 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 7,165 मरीज ठीक भी हुए हैं और रिकवर होकर अपने अपने घर लौटे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीलेश लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं, इसके बाद आनंद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, सतीश बौद्ध रायपुर से और गुलशन सैफी मेरे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। पहला सवाल नीलेश आपसे ही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स चल रहे हैं, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे का जो फिगर मेरे पास है उसमें यह है कि 5700 के करीब संक्रमण के मामले सामने आए हैं
वहीं इससे कुछ ज़्यादा फिगर है जिसमें लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन ये रिकवरी और ये संक्रमण का जो रेशियो है ये कम नहीं हो रहा है। देखिए, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ का भी वही हाल हो गया है। जब किसी युद्ध की बात की जाती है तो जैसे लगता है कि सैनिक को बिना हथियार के बॉर्डर पर भेज दिया गया हो। अब बिना हथियार के अब सैनिक बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए जाएगा, दुश्मन से लड़ने के लिए जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो दुश्मन से जीत नहीं पाएगा। वही स्थिति राजधानी लखनऊ की है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में उचित ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बेडों की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, लाश गाड़ियां नहीं है। उसके अलावा अगर फिर भी मरीज कहीं ना कहीं जद्दोजहद करके अस्पताल पहुंच भी जाता है तो उसको इलाज मिलना असंभव हो रहा है। कोरोना पेशेंटों की अगर हम बात करें तो कोरोना पेशेंटों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। नॉन कोविड पेशेंटों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं। आज की अगर हम तस्वीरों की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो दिल को झकझोर देने वाली थी। देखा गया कि एक मरीज की सिविल अस्पताल में मौत होती है, उसको वहां पर एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जाती, संवाहन मुहैया नहीं कराया जाता। मजबूरी में जो परिजन है वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में लाश को पीछे सीट पर रखकर ले जाने के लिए मजबूर हैं। बैकुंठ धाम की अगर हम बात करें तो बैकुंठ धाम में आज दोपहर में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। वो जाम इसलिए लगा था क्योंकि एक के बाद एक तमाम एम्बुलेंस संवाहन वहां पर खड़े थे और अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। तो राजधानी की हर दिन जो तस्वीरें आती हैं वो काफी भयावह होती हैं। राजधानी की स्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। हालांकि आज रात 8 बजे के बाद यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कहा गया है कि जो जरूरी चीजें हैं वो चलती रहेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ की तो 2 दिनों में व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ वीवीआईपी चौराहों पर नजर आती है। गली मोहल्लों की बात करें जहां कंटेनमेंट जोन है, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, वहां पर यह प्रक्रिया नहीं पूरी की जाती। तो कहीं ना कहीं लगातार जिला प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, नगर निगम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता एक एक सांस के लिए लड़ रही है, जनता एक एक बेड के लिए लड़ रही है। चलिए, लगातार लोग कोविड ठीक कमांड सेंटर के बाहर। ये तो एक बात लखनऊ की समझ में आ गई कि अभी भी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई है। आनंद गायकवाड़ भी मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आनंद, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी लॉकडाउन की ओर बढ़ चुका है। तो आखिरकार क्या महाराष्ट्र में स्थिति आज से 15 दिन के कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो बेहतर स्थिति नजर आ रही है? पिछले 15 दिन आपने एक महीने का भी रिव्यू किया तो दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है और कल रात 8 बजे से मतलब आज रात 8 तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे नए कठोर निर्बंध को देने के बाद। यानी परसों कोरोना के बाद ये जो लॉकडाउन लगा है दूसरी फेज में, इसके असर क्या होते हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि कोरोना को ये फिगर कंट्रोल में लाने के लिए और कुछ समय की राह देखनी पड़ेगी मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को। ठीक है। सतीश बौद्ध भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सतीश, छत्तीसगढ़ में स्थिति किस तरीके की है? क्या अभी जो मूलभूत ज़रूरतें आज की तारीख में है, मसलन बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या फिर वेंटिलेटर्स की बात करें, जितने मरीज सामने आ रहे हैं, संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुकम्मल तौर पर मिल पा रही हैं? जी, आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो संक्रमित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार बन रही है अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जितने भी छत्तीसगढ़ में अस्पताल है यहाँ पर जो बेड है, या वेंटिलेटर की बात करें, आईसीयू की बात करें या सामान्य बेड की बात करें, यहाँ पर जितने भी कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है। दूसरी हम बात करें कि ये जो स्थिति देखते हुए राज्य सरकार ने जो सामान्य अस्पताल है उनको कोविड अस्पताल में तब्दील करने का निर्णय किया है और उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आप कम से कम 10-10 बेड कोविड के बनाएं। इसे देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जो सामान्य अस्पताल थे वहां पर कोविड अस्पताल में तब्दील हो रहे। दूसरी ये बात है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग है और यहाँ पर 380 मैट्रिक टन ऑक्सीजन
का पैदावार हो रही है और यहाँ छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में ऑक्सीजन को भेजा जा रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी मुख्यमंत्री से बात की और इस दौरान हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि हम ऑक्सीजन अन्य प्रदेशों में दे रहे हैं, लेकिन रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा भेजे, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार रेमडेसिविर की मांग आ रही है और कोविड काल में इसे संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री जी से मांग किया गया है। दूसरी ये बात है कि यहाँ पर जो संक्रमण का जो चैन है वो टूट नहीं रहा है, जिसे देखते हुए ये अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे राजधानी रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य जिलों में भी लॉकडाउन बढ़ाई जा सकती है, ऐसी संभावना है। जी चलिए, चेन को तोड़ने के लिए अलग अलग शहरों में भी छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन का विचार अंदर खाने हो रहा है। दिल्ली की बात करें, गुलशन सैफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गुलशन, दिल्ली की स्थिति, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है तो देश भर के लोग इसके स्थिति से वाकिफ होते हैं और जहां तक मुझे लगता है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह विशेष तौर पर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है, मतलब लखनऊ की बात कर ले या मुंबई की बात कर ले, दिल्ली भी उनमें से एक है जहां पर स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश लगातार जारी हो रही है, तो क्या वो कोशिश ग्राउंड पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कोशिशें लगातार जारी हैं दिल्ली में। देखिए, दिल्ली की स्थिति को थोड़ा समझना होगा कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और जो यहाँ सरकारी चुनिंदा बड़े नामी अस्पताल हैं उनकी संख्या करीब 50 के आसपास है। तो दिल्ली के जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, इन पर ऑलरेडी वर्क लोड पहले से ही ज्यादा रहता है। अगर एम्स की बात करें, सफदरजंग की बात करें, तो यहाँ 6-6 महीने की वेटिंग चलती है। सामान्यतः दिनों में भी आईसीयू बेड खाली नहीं होते और इस पैंडेमिक समय में तो स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक हो गई है। लगातार जो बाकी मरीज है कोरोना के अलावा वो भी अस्पताल जा रहे हैं और उन्हें भी निराशा ही हो रही है, क्योंकि अस्पताल में जितने भी बेड हैं और जितने बेड बढ़ाए जा रहे हैं और जितने बढ़ाने की कवायद जारी है, वो तमाम बेड, चाहे आईसीयू हो चाहे नॉर्मल हो, वो फुल ही हैं। इस वक्त कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दिखती कि किसी भी बड़ी लहर को संभालने के लिए दिल्ली तैयार है। हाँ, दिल्ली ने गलती एक जरूर की कि बीते जो मार्च था 2020 का, उससे लेकर के अभी तक बहुत सारे व्यवस्थाएं बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन शायद न जाने कहाँ चूक रही और इस वजह से दिल्ली की स्थिति आज जो है वो बेहद दयनीय और विस्फोटक है। दिल्ली में हमने कई पेशेंटों से बात की जो और दूसरे रोगों का इलाज कराने के लिए अस्पताल के लिए रुक कर रहे हैं इमरजेंसी की हालत में, लेकिन कोरोना काल में उन लोगों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अस्पताल प्रशासन का साफ तौर पर कहना होता है कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। तो ऐसे में कोरोना के साथ साथ जो बाकी लोग हैं, गुलशन, ये कई सारे जो अस्थायी बेड्स की व्यवस्था की गई है दिल्ली में, मसलन जो खेलगांव है वो उसको भी कन्वर्ट किया गया है अस्थायी अस्पताल के तौर पर। वहां पर कोविड के पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। दिल्ली में कई सारे बैंकेट हॉल को भी कन्वर्ट किया गया। कई सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने होटल्स के साथ टाई अप कर लिया है कि वहां पर भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें होने के बाद भी क्या अभी स्थिति बेहतर नहीं हुई है? देखिए, आपने जो प्राइवेट बैंकेट हॉल की बात की है, अस्पताल की बात की है, शुरुआती दिनों में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि 21 जगहों को चिन्हित किया गया है जिनमें कुछ अस्पताल थे जहां बेड बढ़ाए जाएंगे और कुछ नामी बैंकेट हॉल थे जिनको कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा, जहां से 2312 बेडों को बढ़ाया गया। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 6000 बेड बढ़ाने की कवायद करेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल है जहां पर करीब 317 बेड थे, तो 400 बेड और बढ़ाने की बात थी। तो उन लोगों ने 150 से ज्यादा बेड बढ़ाए, लेकिन हालत यह है कि जितने भी बेड बढ़ाए वो सब फुल हैं। कोविड सेंटर जितने बनाए गए हैं वहां भी स्थिति कोई ऐसी नहीं है कि लोग जा रहे हैं उन्हें आसानी से बेड मिल रहा है। स्थिति इस तरह की नहीं है, लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है आज भी अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो स्थिति ये है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की स्थिति से दिल्ली जूझ रही है। जिस अस्पताल के बाहर मैं खड़ा हूं सरोज, कल पूरे दिन ये खबरें चलती रही, इस अस्पताल में महज 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी थी। फिर हाईकोर्ट ये लोग गए, लेकिन हाईकोर्ट के जाने से पहले, सुनवाई से ठीक पहले इनको 1 ट्रक लिक्विड ऑक्सीजन का मिला। और अब भी पता चला है यहाँ पर अस्पताल के स्टाफ के द्वारा कि करीब 6 से 7 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। तो दिल्ली के अमूमन सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की जंग है और बेड की जंग है। ठीक है, बेड की भी जंग चल रही है, ऑक्सीजन की भी जंग चल रही है। नीलेश भी मेरे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नीलेश, और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में ऑक्सीजन की जद्दोजहद तो चल रही है,
कल हमने भी कई सारे रिपोर्ट्स दिखाए, आपने खुद भी कई सारे रिपोर्ट्स किए, जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनमें कुछ घंटों का बैकअप था या फिर कुछ घंटे कोई ऐसे अस्पताल थे जिनके पास ख़त्म भी हो गया था। बेड्स की बात करें तो क्या अभी बेड्स की भी दिक्कत हो रही है लखनऊ में, या फिर उससे कुछ स्थिति बेहतर हुई है? देखिए, अगर हम वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ की स्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेड नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित है उसकी भी कमी है। तो लगातार ये तमाम चीज़ों की कमी राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज राजधानी के प्रमुख चौराहों पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, केंद्र सरकार को टारगेट किया गया कि कोरोना की जब पहली लहर हिंदुस्तान में आई थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और कोरोना को मात देंगे। तो उसमें यह भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार जब आत्मनिर्भर की बात कही थी तो लोगों ने पीपी किट खरीद ली, उसके अलावा ऑक्सीमीटर खरीद लिया, थर्मामीटर खरीद लिया। तो तैयारी मोदी जी ने पहले करा दी थी। तो इस तरीके के तंज कसते हुए राजधानी के तमाम चौराहों पर पोस्टर देखे गए हैं। उसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर व्यवस्थाएं राजधानी में वाकई में दुरुस्त करना चाहता है जिला प्रशासन के पास अगर अस्पतालों की कमी है तो सबसे बड़ा ऑप्शन जिला प्रशासन के पास है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अकेले आधा दर्जन से ज्यादा हॉस्टल हैं जो इस समय पूरी तरीके से खाली हैं। वहां पर बेडों की व्यवस्था है, कमरे की व्यवस्था है और उचित प्रबंधन वहां पर है। अगर ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को एक्वायर किया जाए, वहां पर अस्थायी हॉस्टल बनाया जाए तो हॉस्पिटल बनाया जाए तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में जो अभी भी लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, उनको वहां पर बेड मिल जाएगा और एक उचित इलाज भी उनको दिया जा सकेगा। हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि राजधानी के कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो अस्पताल कब बनेंगे, कब वहां लोग भर्ती होंगे, ये किसी को जानकारी नहीं है। राजधानी की जनता भी लगातार सरकार से, जिला प्रशासन से यही सवाल कर रही है कि जब किसी नेता की रैली होती है तो आनन फानन में एक वहां पर जो है हॉल बना दिया जाता है, तो उसकी तैयारी अगर 24 घंटे में हो सकती है तो अस्थायी हॉस्पिटल की तैयारी 24 घंटे में क्यों नहीं हो पा रही है। और राजधानी के अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कल से ज्यादा आज स्थितियां और विकराल हो गई हैं कि कल कुछ अस्पतालों में फिर भी ऑक्सीजन थी, आज उसमें और कई नाम जुड़ गए हैं। तो लगातार राजधानी की स्थितियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो चलिए ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आनंद गायकवाड़ मेरे साथ मुंबई से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सतीश बौद्ध रायपुर से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुलशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थिति यह है कि अभी भी कई सारे जगहों पर बेड्स की दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की दिक्कत